participated in this program for organized by P3 Agriculture Solutions, that is farmer producer companies. So now I'm introducing myself. Myself R.S. Rajput. I'm working as assistant professor since 7 years of experience in teaching. So now what the training schedule that we have to organize. So are you all comfortable with English or should I speak in Hindi? सबको हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो सब लोग या हिंदी में आपको बताना पड़ेगा? सब लोग हिंदी में इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या नो? सर हिंदी में, सर हिंदी इंग्लिश मत करो। ओके, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलेंगे। ठीक है, ओके चलिए। तो 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में। होप सो ऑल योर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आप सब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो? ओनली फाइनल ईयर। ओनली फाइनल ईयर तक आते होते सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के। उसमें सारे वाटरशेड हाइड्रोलॉजी क्या पढ़ा होगा, उसके बाद कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे कि कैसे सर्वे किया जाता है, कैसे वाटरशेड हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, फिर हाइड्रोलॉजी में एनालिसिस करते समय हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा शुरू से स्टार्टिंग लेक्चर जो होने वाला है दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो व्हाट इज आवर शेड्यूल, व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस training in this 1 month. So first is resurveying that the initial starting while we learn this training program or we are जब हम ये ट्रेनिंग करेंगे तो हमें पहले शुरुआत से पढ़ना पड़ेंगे कि सर्वे कैसे किया जाता है, कि सर्वे में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से सर्वे किया जाता है, कौन से मेथड्स है। उसी टाइम हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, तो वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाता है, चेन सर्वे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्लॉटिंग कैसे किया जाता है और चेन सर्वे किया कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाई जाएगी थ्रू स्लाइड, और मैं आपको सब सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। ओके, examples will provided to you how to perform a survey of a particular एरिया। ओके, उसके बाद हम ओपन ट्रैवर्स सर्वे करेंगे और क्लोज ट्रैवर्स सर्वे के इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर का उसमें हम लोग टेबल्स, प्लेन टेबल सर्वे कैसे किया जाता है, उसमें कौन से मेथड्स है। ओके, उसमें उसके बाद लेवल्स कैसे किए जाते हैं। लेवल्स मीन्स व्हाट, हाउ टू डिटरमाइन एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लेवलिंग करते हैं, ओके, तो तब हमें कौन से रीडिंग्स कैसे लेनी पड़ती है, हाउ वी कैन यूज और हाउ वी कैन दैट नोट दैट पर्टिकुलर रीडिंग। ओके, लेवलिंग स्टाफ से हम रीडिंग लेते हैं, डंपी लेवल से रीडिंग लेते हैं, फिर उसको नोट कैसे करते हैं और उसमें रिड्यूस लेवल कैसे कंप्यूट करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल लेवलिंग देखेंगे। प्रोफाइल लेवलिंग कब की जाती है, जब कोई नाला हो या रोड हो, अगर आपको बनाना हो, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर अ चैनल और नाला, तो आपको पहले प्रोफाइल लेवलिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सपोज यू आर गोइंग फॉर नाला बंडिंग, तो नाला बंडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल लेवलिंग चेक करने पड़ेगी अप टू 100 मीटर, अप टू 200 मीटर, 300 मीटर, उसका प्लॉटिंग करना पड़ेगा। प्रोफाइल लेवलिंग का प्लॉटिंग कैसे किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कट फिल रेशो, मतलब कहाँ हमें कट करने के, लैंड कट करनी और कहाँ फिल, तो ये सारी चीजें हम प्रोफाइल लेवलिंग, और एल सेक्शन ऑफ गली और नाला, उसको प्रोफाइल लेवलिंग को हम एल सेक्शन भी बोलते हैं, तो उसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं और उसमें कट फिल रेशो कैसे कंप्यूट करते हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिड सर्वे ऑफ द फील्ड एरिया। जब भी हम एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में बात करते हैं तो हमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, उस फील्ड का ड्रेनेज पॉइंट कहाँ पर है। ओके, उस फील्ड का ड्रेनेज पॉइंट कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें चाहिए कंटूर मैप।
तो कंटूर मैप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कंटूर मैप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटूर कैसे बनाए जाते हैं, उसको इंटरपोलेशन मेथड से कैसे किया जाता है, जो बेसिक मेथड है। रिसेंटली बहुत टेक्नोलॉजीज है, ओके, बहुत से ऐप्स है कि हम लोग इजी उस पे एरिया का जीपीएस लेके उसका कंटूर इजीली निकाल सकते हैं। बट एक्चुअली मैन्युअली कैसे कंटूर क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं बाय कंडक्टिंग ग्रिड सर्वे, तो उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ये पहले फर्स्ट वीक ऑफ द ट्रेनिंग। और उसमें मतलब लास्ट डे जो होगा वीक का, उस दिन हम लेंगे आपका एमसीक्यू टेस्ट, मतलब जो भी टॉपिक्स हमने ये पहले 5 दिन में कवर किए होंगे, दैट वी हैव टू कंडक्ट ए टेस्ट, मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियरली। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन सॉइल मैकेनिक्स एंड इट्स यूटिलिटी। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में क्या, तो सॉइल मैकेनिक्स यू नो दैट ऑल लॉज ऑफ इंजीनियरिंग आर लॉज एप्लीकेशन ऑफ लॉज इन सॉइल। ओके, सो सॉइल में किस तरह का यूज होता है, क्या क्या उसमें कौन से पैरामीटर, जैसे कि आपको 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल पता है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कैसा होता है, किस तरह निकाला जाता है, कौन से मेथड से मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए, फिर पिक्नोमीटर मेथड में यूज कैसे यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है, फील्ड डेंसिटी कैसे कंप्यूट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर सैंड रिप्लेसमेंट एपरेटस क्या है, कोर कटर एपरेटस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे हम सॉइल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट वी आर हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से कैसे किया जाता, कलेक्ट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई जब हम कोई रिजर्वायर हो या कोई डैम हो, कोई कंजर्वेशन स्ट्रक्चर हो, तो हमें सॉइल की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। ओके, उसमें कॉम्पैक्शन है या नहीं, वेदर देयर इज पोर स्पेस और नॉट, तो पोर स्पेस तो कितना है, ओके, उसको कितना कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, सॉइल कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लास्ट वीक जो वीक का लास्ट डे होगा, हम पढ़ेंगे एडवांसेस इन watershed hydrology. This is most important part of this training program. और आपको सारी, आपको कोई स्ट्रक्चर करना हो, मतलब आपको कोई भी एक्टिविटी करने की, तो आपको पहले क्या हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटरशेड। ठीक है, कोई भी वाटरशेड जनरली क्या होता है, हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स का, तो वो सारा जो स्टडी है वो वाटरशेड बेसिस पे किया जाता है। ओके, कंप्लीट स्टडी इज बेस्ड ऑन वाटरशेड। सो जैसे कि जीएसडी डिपार्टमेंट, ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट हो गया, जो वाटरशेड बेसिस पे वर्क करता है, तो उसके लिए जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट डे एंड नाइट, सनशाइन आवर, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, कलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये कलेक्ट करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसी होती है, तो based on that information collected we have to analyze that data, और वो डेटा एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर वो डेटा एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक एनालिसिस करने का वी गेट द प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। जो भी कोई पैरामीटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज सॉइल वाटर में मेजर पैरामीटर क्या होता है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन मेजर पैरामीटर क्या होता है, वाटर। तो वाटर का मेन सोर्स कौन से है, दैट इज रेनफॉल एंड रेनफॉल। ओके, रेनफॉल इज द मेजर सोर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ से अवेलेबल होता है, रेनफॉल से। तो रेनफॉल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, रेनफॉल का स्टडी कैसे करते हैं, उसके बाद चैट कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद होता है कि जैसे कि रेनफॉल, जैसे कि बारिश होने के बाद, रेनफॉल होने के बाद क्या होता है, कुछ पानी जो है तो ज़मीन में चला जाता है, जो इनफिल्ट्रेट हो जाता है, परकोलेट हो जाता है। ओके, उसके बाद कुछ निकल जाता है, मतलब ड्रेन आउट हो जाता है रन ऑफ के हिसाब से। तो उसी तरह हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कौन से टाइप के रेन गेजेस है, जो रेन गेज इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेनफॉल। ओके, तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल कैसे चेक करते हैं, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी कैसे कैसे चेक करते हैं, बाय डबल मास कर्व से। तो डबल मास कर्व क्या होता है, सपोज क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, सपोज यू वांट टू डिजाइन अ एनी स्ट्रक्चर,
So for that you need the rainfall data of last 100 years or last 50 years, last 60 years. आप लास्ट 50 या 60 साल का रेनफॉल डेटा चेक करते हो क्यों और उसका एनालिसिस करते हो। तो उस टाइम क्या होता है कि वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता। कंसिस्टेंट मतलब क्या, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है उसमें। तो वो डेटा जो इनकंसिस्टेंट डेटा हो, इनकंसिस्टेंसी क्यों होता है, इनकंसिस्टेंसी क्यों जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल हजार्डस, जैसे कि लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, कोई अगर ज़्यादा विंड हो गई तो ज़्यादा विंड होने से क्या होता है, देयर में भी चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ रेन एट दैट पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंसिस्टेंट रेनफॉल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, तो डेटा कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा को हम कंसिस्टेंट कैसे बनाएंगे, वो टेक्निक पढ़ने वाले हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे, ओके, विबल्स मेथड क्या होती है, और भी मेथड्स है उसमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में। तो विबल मेथड से कैसे हम लोग पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं रेनफॉल की, कि फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर ईयर 100 mm रेनफॉल इज देयर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ रेनफॉल मे ऑकर इन नेक्स्ट years, next upcoming years. Okay, so that we got the different methods for computation of runoff compute करने के जो, उसके बाद जो मेजर फैक्ट होता है उसमें हाइड्रोलॉजी में, वो होता है हाइड्रोग्राफ डेवलपमेंट। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जनरली क्या होता है, जैसे ही रेनफॉल होता है, ठीक है, एनोटेट करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सपोज दिस इज द लैंड, here is, wait a minute, okay, black white, okay, this is land, okay, एक लैंड है, इसमें रेनफॉल हुआ तो कुछ रेनफॉल जो होता है नीचे चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, जो भी रिमेनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वाटरशेड लेफ्ट करता है। जो भी रेनफॉल रिमेनिंग होता है वो क्या करता है, वाटरशेड से ड्रेन होता है मतलब बाहर निकलता है। तो ये जो बाहर निकलने वाला रेनफॉल है, तो इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व दिस, ओके, दैट टेक्निक इज गोइंग टू कम्स अंडर द कंसेप्ट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। और रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के कंसेप्ट में ये सारी चीजें आपको सीखनी, ठीक है। प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली हम समझेंगे, न्यूमेरिकली हम प्लॉटिंग भी करेंगे कि किस तरह से रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लॉट किया जाता है, उसमें से हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रेनफॉल इरोजिविटी इन इरोडिबिलिटी इंडेक्स, ओके, क्या है, फॉर एग्जांपल एक सॉइल पार्टिकल रेन होता है, रेन स्ट्राइक होता है, रेन ड्रॉप स्ट्राइक होता है, तो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है, ठीक है। जब रेन ड्रॉप इस सॉइल पार्टिकल को डिटैच करता है, from the meteorological data. Technique we discuss or learn throughout the training program. Okay, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सॉल्व करें, वाटरशेड अगर हो तो उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे कि पूरा सॉइल वाटर कंजर्वेशन जो स्टडी किया जाता है वो कम्प्लीटली किया जाता है बेस्ड ऑन वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में किया जाता है, वाटरशेड में ही किया जाता है। तो उसमें हम कंटूर बन कैसे डिजाइन करेंगे, ग्रेडेड बन कैसे डिजाइन करेंगे, बेंच टेरेस कैसा डिजाइन कर सकते हैं, वाटरवेज क्या होते हैं, वेजिटेटिव वाटरवेज क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स क्यों यूज किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें डिजाइन ऑफ डगआउट पॉन्ड भी है, परकोलेशन टैंक भी है, और डिजाइन ऑफ ड्रॉप इनलेट स्पिलवे भी है, और डिजाइन ऑफ स्मॉल अर्दन एम्बैंकमेंट भी है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई डिजाइन के बारे में। बट जब भी हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी स्ट्रक्चर हो, ओके, जब भी कोई स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेनफॉल डेटा जो है उसका एनालिसिस करते हैं, टेम्परेचर डेटा का एनालिसिस करते हैं, ओके, और जितने रिसोर्सेस है, मतलब जहाँ से रेनफॉल रन ऑफ जनरेट होने वाला है वो सारे रिसोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद कुछ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीक जो होता है रन ऑफ, वो उस स्ट्रक्चर में स्टेबल करना चाहिए, वो स्ट्रक्चर ने क्या करना चाहिए, बियर करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपको एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है,
ठीक है, एक ये डैम सेक्शन है, ऐसा कंसिडर करो। तो इसके अपस्ट्रीम में कितना, अपस्ट्रीम से कितना रन ऑफ जनरेट होने वाला है, तो वो क्वांटिटी एस्टिमेट की जाती है रन ऑफ, प्रॉपर रन ऑफ मेथड से। उसके बेसिस पे हम लोग इसके डायमेंशंस डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसके बर्न है या कोई भी हो स्ट्रक्चर हो, उसका डायमेंशन डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दैट, वेदर द स्ट्रक्चर इज स्टेबल आफ्टर कंप्लीट, आफ्टर जनरेटिंग दैट मच ऑफ रन ऑफ, ठीक है। रन ऑफ जनरेट करने के बाद ये स्ट्रक्चर उतना स्टेबल हो सकता है क्या नहीं परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। तो उसके लिए कौन से स्टेबिलिटी एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं, होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट इन वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अभी वाटरशेड मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि स्ट्रीम ऑर्डर हो गया, ड्रेनेज डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ड्रेनेज क्या होता है, स्ट्रीम्स क्या होती है वाटर शेड में से, हाउ वाटर इज रिमूविंग द वाटर शेड, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर कवर थ्रू आउट द ट्रेडिंग। दिस इज होल डिटेल ट्रेडिंग। ओके, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लास्ट में आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा ये टॉपिक्स पे, जो हमने हर एक वीक में पढ़े। तो अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे आपको एमसीक्यू टेस्ट में, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे कि सिनेरियोस क्या है, प्रेजेंट सिनेरियोस क्या है, कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि जनरली क्या होता है, अभी देखो अभी बरसात का सीजन चल रहा है, देयर इज अ रेनी सीजन इज ऑन गोइंग नाउ। सो व्हाट डज हैपन, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन ज़्यादा और फ्लड्स आ रहे हैं, पूर्स की परिस्थिति हो रही है, ठीक है। बेसिन, रिवर बेसिन में से, और समटाइम्स देयर इज ओवरफ्लो फ्रॉम द डैम सेक्शन, और डैम सेक्शन से ओवरफ्लो भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट, ये सारी चीजें क्यों होती है, रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से ओवर टॉपिंग हो रही है, फ्लड सिचुएशंस आर क्रिएटेड, एंड दैट कॉजेज द मैक्सिमम ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन और मैक्सिमम ऑफ सॉइल लॉस। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, सॉइल लॉस हो रहा है। अगर सॉइल लॉस हो गई, अगर टॉप लेयर जो सॉइल का लॉस हो गया, जो that contains the essential nutrients for the crop growth, okay, up to 20 सेंटीमीटर डेप्थ जो होती है सॉइल की, टॉप लेयर जो होती है 20 सेंटीमीटर वाली, वो इसेंशियल होती है किसके, क्रॉप रूट्स के लिए और क्रॉप ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल का टॉप लेयर ही वैनिश हो जाए, क्या वर्स्ट हो जाए, तो उसका रीजन क्या होगा, वी कांट गेट द प्रोडक्टिविटी एज वी हैव, as we want, okay, and that ultimately affect the yield of the farms or yield of the farmer, okay. So now around 147 million hectares of the land in India is under the soil degradations. Soil degradations ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 140 millions of hectares of land. So इसमें 94 million hectares जो land होता है, उसमें इरोजन, वाटर इरोजन से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से होता है, वाटर इरोजन से होता है। कितना, 94 मिलियन हेक्टर फ्रॉम द वाटर इरोजन। मतलब क्या, जैसे कि रिवर में से पानी फ्लो हो रहा है, एक आधी स्ट्रीम है, वहाँ स्ट्रीम में से पानी फ्लो हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, 94 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड इज were eroded with the water erosion. Now next is around 60 million hectare from acidification. क्या होता है, एसिडिफिकेशन से जो सॉइल में सॉल्ट वगैरह स्टोर होने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी लॉस होते जाती है, कम होती जाती है और डिग्रेडेड हो जाती है। फिर फ्लड तो अभी चल रही है, बरसात के मौसम में चलता है, तो अराउंड 14 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड इज कम eroded or soil degraded with the flood from the flooding areas or from the floodings. Okay, 9 million hectare land is from the wind, and around 6 million hectare from the salinity. Okay, salinity, due to salinity problem, around 6 million hectare of land is going to soil loss throughout the year, and and 7 million hectare from the combination of all these factors. Okay, so this is about information about the soil degradation. So now why soil and water conservation is important? Okay, ये क्यों important है, क्यों करना चाहिए soil water conservation, क्यों करना चाहिए? Because these two, soil and water, are the two important natural resources. Okay, soil जो है वो एक
सॉइल जो है, सॉइल एंड वाटर जो है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, 2 इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन से? सॉइल एंड वाटर। इसमें बेसिक क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कोई भी खेती करनी हो, आपको लैंड लगेगी, पानी लगेगा ही, ठीक है, एक्सेप्ट द टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल मेथड है, उसके लिए हमें सॉइल एंड वाटर इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज आर द 2 नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी नीड टू कंजर्व दिस। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि यू हैव टू कंजर्व वाटर, वाटर कंजर्व करने के लिए क्यों बोलती है? इट इज नॉट, इफ इट लीव्स फ्रॉम द वाटर शेड, okay, if it leaves from the watershed, so that is ultimately, it is not available, it is available after years, or due to the fact of climate change fact की वजह से ये चीजें जो है, वाटर जो है अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आप क्या करो, उसको कंजर्व करो, या तो जमीन में स्टोर करो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके उसमें करो। During the last few years, it was observed that nowadays population of the India or population of the country is growing nowadays. So now it is important, if this soil is continuously degraded, okay, soil अगर continuously degraded होते जा रही है, okay, तो उसका impact क्या होगा? That is not available। जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती, जो रिवर है गंगा यमुना सरस्वती, गंगा नदी आपने देखी है, यमुना नदी आपने देखी है, सरस्वती रिवर देखी है क्या? Have you seen the Saraswati river? Please reply. Have you seen Saraswati river? You just heard the word name. आपने पढ़ा है क्या? जब आपने देखी क्या सरस्वती रिवर? सरस्वती रिवर देखी आपने? अनुराग? अनुराग? नहीं सर, देखी नहीं सर, पढ़ा है। देखी नहीं ना? सुना तो होगा ना? सुना तो होगा ना? यस सर, सुने। गंगा यमुना। नो सर। तो सरस्वती रिवर जो है, सरस्वती रिवर का बेसिन आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब क्या कि अगर उस टाइम अगर सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट किए जाते, तो वी हैव सीन दैट सरस्वती रिवर, बट ड्यू टू मैक्सिमम problem of soil erosion, that the basin of Saraswati river is completely vanished. Okay, that basin is completely vanished. So this is necessary to conserve the soil and water as well. अगर आप वाटर कंजर्व करेंगे तो सॉइल अल्टीमेटली कंजर्व उसमें हो जाती है। मतलब दीज आर इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स और नेचुरल रिसोर्सेस। अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फीड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ओनली पॉसिबल इफ देयर इज सफिशिएंट फर्टाइल लैंड एंड वाटर इज अवेलेबल फॉर द फार्मिंग। ओके, अगर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में इंक्रीज करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड की जो है फर्टिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और जो भी वाटर अवेलेबल है फार्मिंग के लिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। ओके, आप वाटर फील्ड में वाटर दे सकते हो, पर आपको वाटर कंजर्व करने की जरूरत है। तो अभी क्या मॉडर्न टेक्निक्स बहुत सी है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है कि जिससे हम लोग वाटर कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी रबर डैम्स आने चालू हो गए, उस पर भी रिसर्च चल रहा है अभी, पर इम्प्लीमेंट तो कहीं किया नहीं है। ठीक है, नाउ इन इंडिया अराउंड 329 और 328 मिलियन हेक्टेयर्स आर ग्राफिकल एरिया है इंडिया का। उसमें 68 मिलियन हेक्टेयर जो है वो क्रिटिकली डिग्रेडेड है। ओके, मतलब क्रिटिकल डिग्रेडेड एरिया में है, और साथ अराउंड 107 मिलियन हेक्टेयर आर सेवरली इरोडेड। ओके, मैक्सिमम ऑफ जो एरिया है वो इरोजन ज्यादा होता है। तो इसी की वजह से हमें क्या करना है? सॉइल वाटर कंजर्वेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, सॉइल वाटर में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि दिस इज दी base, or this is we have to first you complete that all we have to reduce the soil erosion. How we reduce this soil erosion? And this is also important for the sustainability or future availability of water and soil. So this is the case of soil. Now see this global scenario. Okay, here is your India. So our
area it becomes a very degraded soil. In our area soil erosion is very maximum or very fast. ओके सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पर और सॉइल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पे. सम वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स भी है तो हम देखेंगे. उसके बाद सॉइल ठीक है. सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब सॉइल का पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिटैच हो जाता है. ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है, दिस इज सॉइल पार्टिकल. ओके, सो नाउ दिस सॉइल पार्टिकल डिटैच विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेन ड्रॉप. ओके, रेन के इससे डिटैच हो सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है उससे डिटैच हो सकता है. उसके बाद जो है विंड से हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट में देखो विंड इरोजन होता है. सॉइल वाटर इरोजन तो आपको सबको जैसे ही जमीन पे से पानी मूव होता है मतलब फ्लो होता है तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, सॉइल गेट इरोडेड. तो ये क्या होता है इसमें सॉइल इरोजन में, ये जो सॉइल पार्टिकल है तो ये यहाँ से उठ के और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके तो यहाँ पे जाके कहीं डिपॉजिट हो जाता है. मीन्स व्हाट, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज नथिंग, इट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन में क्या किया जाता है, सॉइल इरोजन ये होता है तो इसमें से क्या होता है, टॉप लेयर जो होता है वो निकल जाता है और जो टॉप लेयर होता है जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्रॉप के लिए, वो सारे क्या होते हैं वहां से वॉश आउट होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं. तो इसीलिए हमें क्या करने का है, कंट्रोल द सॉइल इरोजन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल. Then soil erosion is a effect of many natural, such as erosion is often the effect of many natural causes, that is water and wind. There are two main agents that causes soil erosion, that is water and wind. So here is also not the natural factors. Okay, also human factors are also responsible for that. इसके लिए ह्यूमन फैक्टर्स अल्सो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए. तो कौन से फैक्टर होते हैं ह्यूमंस में, जैसे कि एनिमल ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन चलता है, कल्टीवेशन होता है और अदर एक्टिविटीज होता है. तो उसकी वजह से भी सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल लॉस होता है. सो वी हैव टू कंजर्व दिस सॉइल. ओके, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा. तो ये सम प्रैक्टिसेस है, सम मेथड्स है, इसमें कंटूर टेरेसिंग है, कंटूर फार्मिंग है, ब्रॉडबेड फरो टेक्निक यूज की है. तो एक जनरली इमेज है. उसके बाद हम मेजर प्रॉब्लम्स कौन से, हाँ एक होगा, ठीक है. हम अभी करेंगे वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, ओके, वाटर कंजर्वेशन में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं और मैनेज करते हैं जो वाटर जो है उसका हम प्रॉपर और बेनिफिशियल यूज होना चाहिए और उसको हम प्रॉपरली मैनेज करते आना चाहिए फॉर दी ऑल यूजर्स. ओके, सबके लिए यूज करने के लिए. नाउ इफ यू लुक इन दी सिनेरियोज, अराउंड 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर. ठीक है, कितना परसेंट वाटर फ्रेश है, 3%. और उसमें लेस देन 1/10 ऑफ द फ्रेश वाटर इज यूजेबल. उसमें मतलब 10 में से 7 पार्ट है, 7 पार्ट वो यूजेबल है. ठीक है, तो आपको पता है सिनेरियोस क्या है कि अराउंड 78% मैक्सिमम वाटर इज इन ओशन, that is not usable, that is not drinkable, that is not useful for drinking purpose or other purposes. Now water conservation is rapidly become a hot topic and yet many people not realize the importance of soil and water conservation. Here is water conservation. ठीक है, तो it is very hot issue. Now अभी climate change की वजह से आप देख सकते हो rainfall pattern of the India is not uniform. ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, कभी रेन होती है तो कभी होती नहीं, तो कभी कहीं होती है तो कहीं होती नहीं है. तो ये जो सीनरियोज आपको देखने को जनरली मिलते हैं, ओके, आपको जनरली देखने को मिलते हैं, तो ये उसका इम्पोर्टेंट, ये इट इंडिकेट्स दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द वाटर और इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द वाटर. ओके, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है, किस तरह से टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ये ट्रेनिंग में पढ़ेंगे. उसके बाद देखेंगे हम कि लैंड डिग्रेडेशन के मेजर प्रॉब्लम क्या है.
ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम ड्यू टू सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि कोई रिजर्वायर हो, देखो अभी कोई जैसे कि उसको मराठी में क्या बोलते हैं, गाढ़, ओके, उस मराठी में बोलते हैं गाढ़, और सेडिमेंट वो जो लेयर ऑफ विच इज लेयर ऑफ सॉइल विच इज सेटल एट द बॉटम, ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल विच इज सेटल एट द बॉटम। जैसे कि क्या होता है, एक स्ट्रीम होती है, एक रिवर होती है, वो फ्लो होके आती है, तो क्या होता है, जैसे ही रिवर की वेलोसिटी कम होती है तो जो पोर्शन होता है सॉइल का वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, देखो इस तरह से, ठीक है। एक डैम है फॉर एग्जांपल, ये करो, ये डैम है, ठीक है। अभी ऊपर से रिवर से कुछ वाटर आ रहा है, दिस सम वाटर इज कलेक्टेड एट द टॉपर, यहाँ से कुछ ऐसा वाटर आता है, कलेक्ट अपस्ट्रीम से आता है वाटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट वाटर इज मूव्स फ्रॉम अपस्ट्रीम। तो क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर लेके आता है, वो दैट वेयर डिपॉजिटेड समवेयर, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, उसकी डेप्थ भी रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रक्चर की डेप्थ भी रिड्यूस हो जाती है, और डेप्थ रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, जो मैक्सिमम वाटर होता है वो ओवर टॉपिंग से हो जाता है, ठीक है। ओवर टॉपिंग मतलब ऊपर से पानी, जैसे ही यहाँ पे इतनी सॉइल जमा हो गई तो यहाँ से पानी ऊपर हो सकता है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेजर सेडिमेंटेशन ये होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन का। पर ये सेडिमेंटेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ वाटर एंड विंड, ठीक है। सो इरोजन बाय विंड एंड वाटर, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सो आउट ऑफ 144 मिलियन 2 मिलियन हेक्टेयर एरियाज अफेक्टेड विद द soil wind erosion and water erosion, or around 69 million hectare is considered as a critical and needs to immediate attention। मतलब इसमें से 144 मिलियन हेक्टेयर में से 69 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है which is critical, okay, and we need to focus on it, and this area is generally occurred in restricted in areas Rajasthan, Gujarat and Haryana, okay। Soil and water, wind erosion and soil erosion, soil erosion by wind एंड सॉइल इरोजन बाय वाटर, ये जनरली किसकी वजह से होता है, कौन से स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलता है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। तो यहाँ पे हमें अटेंशन करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि हाउ टू रिड्यूस दिस सॉइल फ्रॉम the erosion with the help of wind and water। and gullies and ravine structure, gullies क्या होती है, gullies आपको, gullies और ravine मतलब रिवर्स और गली, रिवर का जो एरिया होता है, रिवर का जो बैंक होता है, वहाँ से ज़्यादा क्या होता है, गली इरोजन, गली फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स ऐड करके वी हैव टू reduce that soil erosion। Around 4 million hectare area is affected with the problem of gullies and ravines, okay। So mostly located in the state, mostly located these areas are what, ravine area आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। उसके बाद है टॉरेंट्स और रवाइन्स लैंड्स, ओके। टॉरेंट्स और रवाइन, रिवरियन लैंड्स क्या होती है, मतलब जैसी रिवर वहाँ से वैनिश हो जाती है, वहाँ पे सिर्फ वो क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल्स जो होता है, ओके, वो अनफर्टाइल मटेरियल क्या होता है, रिवर लेके आती है और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। वो आपको दिखाऊंगा मैं, रिवरियन लैंड और टोरेंट लैंड क्या होता है अभी अगली स्लाइड में। तो ये जो है रिवरियन, अराउंड 2.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया इन द कंट्री इज स्प्रेड ओवर, एंड व्हाट हैपेंस इन टोरियन और रिवरियन लैंड्स में क्या होता है, जो भी अनफर्टाइल मटेरियल होता है और डेब्रिज होते हैं, ओके, वो क्या होता है, समटाइम्स डिपॉजिटेड इन fertile plain and thus running the land and there is a problem for the agricultural land, okay। So this is the torrents and riverine lands। now next is water logging, this is major problem। अभी water logging कैसे होता है, कहाँ से होती है water logging, वाटर लॉगिंग कैसे होते हैं, जब देयर इज अ फ्लडिंग और राइज ऑफ वाटर टेबल, जैसे ही वाटर टेबल राइज हो जाता है, फ्लडिंग सिचुएशन हो जाती है, तब वहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम चालू हो जाती है, मतलब सॉइल में वाटर कंटिन्यूसली रहने लगता है। तो अराउंड 8.53 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है एस्टिमेट किया गया है कि जिसमें वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब एंड हरियाणा, okay। Here these states have major facing the problem of
water logging problem. Then shifting cultivation. Generally shifting cultivation is most important. ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जनरली दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रॉप ग्रोविंग इन हिल्स बाय स्लैश और बर्निंग मेथड्स. ओके, इसमें क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं, okay, generally it is observed in northern eastern region and some part of Orissa and Andhra Pradesh. northern eastern state में और रीजन में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि मैक्सिमम फार्मर्स जो होते हैं और मैक्सिमम पीपल्स जो होते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं. मतलब क्या, एक जगह पे फॉर एग्जांपल सपोज कुछ साल ये एक एरिया है, ठीक है, कुछ साल इधर फार्मिंग किया, किस साल 3-4 साल फार्मिंग किए, फिर वहां से लोग वहां पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने यहाँ पे शिफ्टिंग किया. तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है. क्यों, क्या होता है, इसमें सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है. तो हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं. तो अभी देखो ट्रेडिशनल मेथड में होता है ये जंप साइकिल ग्रेजुअली डिक्लाइन फ्रॉम 20 to 30 years to 3 to 6 years ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर. ठीक है, अभी इसका क्या हुआ, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से जो पहले अगर जो भी कम्युनिटी होगी वो यहाँ पे 20 इयर्स पहले ये करती थी, क्या बोलते हैं, फार्मिंग करती थी, तो अभी ये 20 इयर्स के बाद वो शिफ्ट होती थी. पर अब ये जो रेशो है, मतलब ये जो ईयर कल्टीवेशन के वो रिड्यूस हो गए. तो अब ये कितना करते हैं, 3 इयर्स ओनली, 3 to 6 इयर्स. ओके, मतलब 3 इयर्स यहाँ पे फार्मिंग किया, जो भी क्रॉप ले लिया, और उसके बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते. तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सॉइल लॉस हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई. तो वो फर्टिलिटी हम लोग मेंटेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो सॉइल जो फॉर्म होता है उसके लिए बहुत टाइम लगता है. और अगर ऐसे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होते चली गई तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ते जाएगा. वी कांट गेट द फूड प्रॉपरली इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्निक्स. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल सलाइन सॉइल इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया. जो भी कोस्टल एरियाज है और अरिड और सेमी अरिड रीजन में का एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, सलाइन सॉइल का प्रॉब्लम आ जाता है. अगर सलाइन सॉइल में हम क्रॉप प्रॉपरली ले नहीं सकते तो उसी लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू गो फॉर वो soil water conservation area. And around 5.5 million hectare area is affected of this problem in the country, and includes semi-arid region of Rajasthan, Gujarat, and black soil region and coastal area. Black soil region means महाराष्ट्र में जनरली ये सलाइन सॉइल का प्रॉब्लम है, और कोस्टल एरिया जो होता है मतलब समुद्र तट जो होता है और रिवर तट जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको जनरली देखने को मिलती है. उसके बाद है फ्लड्स एंड ड्राउट्स. ओके, फ्लड्स एंड ड्राउट्स क्या करते हैं, डैमेज कर जाते हैं सारी चीज़ें. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द फ्लड्स फ्लैश हैव कॉज एक्सटेंसिव डैमेज इवन इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान. ठीक है, इससे ज़्यादा नुकसान होता है. तो दिस आर फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दी soil water conservation, and we need to study and we need to overcome these problems. So now here some are images. Okay, we see here this is the gully. Okay, gully development है, water erosion की वजह से गली जो है वो आपको डेवलप मिलेगी. उसके बाद रील फॉर्मेशन होता है, गली होता है, दिस इज रेवाइन होता है, रेवाइन एरिया है. ये बैडलैंड्स होते हैं, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं. जॉर्ज वैलीज मतलब जॉर्ज मतलब क्या होता है, वी शेप वैलीज होती है. ठीक है, जॉर्ज मतलब क्या, वी शेप वैलीज होती है. दिस इज साइनॉन एंड दिस इज विंड इरोजन. हियर इज विंड इरोजन एंड हियर इज रिवेरियन लैंड. ठीक है, ये रिवेरियन लैंड मतलब यहाँ से रिवर जाती है, रिवर होती है, मतलब सूखी रिवर उसको बोलते हैं. ठीक है, उस रिवर का बेसिन होता है, उसमें पानी नहीं होता सिर्फ. तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर उसको बोलते हैं टोरेंट्स और रिवेरियन लैंड्स. ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल टुडेज लेक्चर. सो ठीक है, ये होगा आज का लेक्चर. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उस लेक्चर्स के रिगार्डिंग मतलब सॉइल वाटर कंजर्वेशन ये आपको अभी पता. सो आपको कोई क्वेरीज हो सकती है, मतलब schedule is good or not, if any changes so you can suggest me and we have to discuss some important points. Shall I stop the sharing the screen sharing stop कर सकता हूँ मैं अभी? Yes sir. Okay, चलो कुछ इंटर रिएक्शन हो सकती है.